आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रस्तावना टॉपिक को पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से बहुत ही लाभ होगा। और कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। इससे आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना में है क्या, उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, ये सारे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। अर्थात आज के क्लास का दो पार्ट है। एक तो प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है, क्या पढ़ना है आपको, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो पहले एग्जाम हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ पढ़ना आपको है, अर्थात प्रेमंड में क्या क्या पढ़ना आपका है। तो हम लोग को पढ़ना है कि प्रस्तावना संबंधी प्रस्ताव पढ़ना है, प्रस्तावना के स्रोत पढ़ना है, अर्थात कहाँ से इसको ली गई है। अर्थात आप लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान में बहुत दूसरे देशों के संविधान से बहुत सारे जो अच्छाइयाँ हैं उसको ली गई है और उसको भारतीय स्वरूप में ढाल दिया गया है। फिर संविधान के स्रोत क्या है, प्रस्तावना से ही पता चलता है। फिर संविधान का अंग है या नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, यह भी पढ़ेंगे। फिर प्रस्तावना में शामिल कौन कौन सा शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर प्रस्तावना से संबंधित वाद है आपका। फिर यह जो संविधान कब लागू हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो इतना टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप यूपीएससी में 95% क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में हो जाएंगे। बीपीएससी में 100% बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम 99%, और छोटे एग्जाम में 100% बना सकते हैं। इस वीडियो से आपको इतना लाभ होगा। तो पहला कि प्रस्तावना प्रस्ताव, तो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखे उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अर्थात 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखे थे, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, वही आधार बना प्रस्तावना का और प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दूसरा बिंदु है प्रस्तावना के स्रोत, अर्थात प्रस्तावना की प्रेरणा किस संविधान से है या कहाँ से ली गई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रस्तावना के दो शब्द है कि हम लोग, वह अमेरिकी संविधान से ली गई। हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग, वह अमेरिकी संविधान से है। दूसरा, इसमें जो न्यायिक आदर्श के बारे में है वो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अर्थात दो चीज़ इसमें याद रखिएगा प्रस्तावना के स्रोत में। एक है कि अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, हम लोग सब जो है, हम भारत के लोग हैं, उसकी प्रेरणा ली गई है। दूसरा इसमें आपका है न्यायिक आदर्श। न्यायिक आदर्श संबंधी बातें रूस के संविधान से ली गई है। तो इसमें दो चीज़ पर ध्यान देकर रखिएगा, हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से और न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से। अब संविधान के स्रोत, प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे कि जो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, अंत में आप पढ़ेंगे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात जो भारतीय संविधान के जो स्रोत है, अर्थात भारतीय संविधान की जो शक्ति है,
वो किस में निहित है? भारतीय जनता में आपको है। तो संविधान की शक्ति किस में निहित है? भारतीय जनता में, अर्थात संविधान के स्रोत कौन है? तो भारतीय जनता है। चौथा पॉइंट है संविधान का अंग। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह केशवानंद भारती मामला में स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इससे संबंधित हम लोग आगे भी इस बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह है केशवानंद भारती वाद। तो यहाँ क्लियर हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो किस बात में यह स्पष्ट किया गया? तो केशवानंद भारती मामला में यह स्पष्ट किया गया कि संविधान का अंग है। अगला टॉपिक है प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन सर्वप्रथम 42वां संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, और इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को ऐड किया गया, जोड़ा गया। इस तरह से हम लोग प्रस्तावना के प्रस्ताव के संबंध में पढ़ लिए, प्रस्तावना के स्रोत के संबंध में पढ़ लिए, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़े, संविधान का अंग है या नहीं है प्रस्तावना उसके बारे में पढ़े, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा शब्द इसमें शामिल है। इसमें 12 शब्द है। हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता संबंधी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये शब्द है। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है, और बंधुत्व बढ़ाना। ये सारे शब्द प्रस्तावना में शामिल है। तो इसका सभी का आपको मीनिंग की, इस सभी शब्द का अर्थ जानना जरूरी है, इसका मीनिंग जानना जरूरी है। पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब हम सभी भारतीय जनता, सिर्फ इतना समझिए इसमें। अर्थात हम भारत के लोग का मतलब हम सभी भारतीय, सभी भारत के जनता का। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र है किसी भी निर्णय लेने के लिए। समाजवादी, इस शब्द का मीनिंग होता है उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है उस पर राज्य का अधिकार और उसका न्यायपूर्ण वितरण। पंथ निरपेक्ष का मीनिंग होता है राज्य सभी धर्मों के प्रति निरपेक्ष है, अर्थात राज्य पंथ के आधार पर किसी भी धर्म के लोगों के प्रति विभेद नहीं करता है। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा शासन, अर्थात लोकतंत्र का मतलब समझ ले कि जनता जो प्रतिनिधि चुनती है उस प्रतिनिधि के द्वारा जो शासन प्रणाली है वही लोकतंत्र हो गया। और
भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हम सभी भारत की जनता सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, वही जाकर के शासन के संबंध में नियम बनाते हैं और उस नियम को लागू करता है। गणराज्य का मतलब हो गया कि भारत का जो प्रमुख पद है, सर्वोच्च पद है, उसका चुनाव निर्वाचन के द्वारा होता है, न कि वंशानुगत होता है। वो जो भारत का सर्वोच्च पद है वह निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं होता। अगला वर्ड है न्याय, अर्थात न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर स्वतंत्रता में आपका है विचार की स्वतंत्रता है, आप अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने अभिव्यक्ति में अपना बात को रख सकते हैं। आप विश्वास है, धर्म है, इसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है। और आप पढ़ेंगे आप कि संविधान के विभिन्न जगहों पर ये सभी जो अधिकार दिए गए, जो शब्द शामिल है, उसको भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, इसके लिए भी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। जैसे अवसर की समानता में आपका है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता में 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। फिर व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखने की बात कही गई है भारतीय संविधान में। तभी व्यक्ति की जब गरिमा स्थापित होगी तभी कि कोई भी लोकतंत्र मजबूत होता है या अस्थायी होता है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, जब व्यक्ति की गरिमा स्थापित होगी तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र की एकता भी मजबूत होगी और राष्ट्र भी अखंड होगा, राष्ट्र भी मजबूत होगा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता में वृद्धि तभी होगा जब सभी भारतीय जनता में भाईचारे की भावना हो। तो इस तरह से हम लोग इन सभी जो वर्ड शामिल है प्रस्तावना में उसका अर्थ समझें, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना जो पढ़ते आप है प्रस्तावना, उसका सबसे जो हर्ट है यही आपका है, यह हर्ट आपका है, प्रस्तावना का हर्ट है। क्योंकि यदि आप इसको न समझिएगा तो फिर प्रस्तावना से क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो एक बार और सुन लीजिए, हम भारत के लोग का मतलब कि हम सभी भारत की जनता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी आंतरिक और बाह्य दबाव को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो समाजवादी का मतलब हो गया कि उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है उस पर राज्य का अधिकार होता है और उसका न्यायपूर्ण वितरण की बात कही गई। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया आपका कि राज्य किसी भी नागरिक को पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करती है। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि भारत की जो शासन प्रणाली है वह लोकतांत्रिक होगी, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और वह प्रतिनिधि भारत के शासन प्रणाली को देखेगा। गणराज्य का मतलब हो गया कि भारत का जो सर्वोच्च पद है वह निर्वाचित होगा, वह चुने जाएंगे, न कि वंशानुगत होगा। स्वतंत्रता में आपका विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, इसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है। और आप देखेंगे भी कि मूल अधिकार में, स्वतंत्रता में आप देखेंगे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आपका है। फिर विश्वास है, धर्म है, 25 से 28 में आपका है। विश्वास, धर्म, उपासना संबंधी अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिर आगे प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता भी आप देखेंगे तो मूल अधिकार में मिल जाएगा आपको।
व्यक्ति की गरिमा की बात भी आप मूल अधिकार में आपको मिल जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के किस तरह से उसके लिए उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता का मतलब है कि जब अखंड रहे, राष्ट्रीय एकता जब स्थापित होगी तो स्वाभाविक है कि भारत एक अखंड देश रहेगा। और राष्ट्र की जब एकता मजबूत होगी तो भारत अखंड होगा। और यह राष्ट्र की एकता कब मजबूत होगा या कब अखंड होगा भारत? तभी जब सभी भारतीय जनता में भाईचारा की भावना हो। इस तरह से हम लोग प्रस्तावना में जो भी शब्द है उसका अर्थ समझें। अब आगे है प्रस्तावना से संबंधित वाद। तो इसमें 4 वाद है, अर्थात मुकदमा, गोपालनवाद है 1950, बेरूबारी मामला है 1960, केशवानंद भारती मामला है 1973, LIC मामला है 1995। इसमें क्या है कि गोपालनवाद में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरा, बेरूबारी मामला में भी माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस दोनों मामला में, गोपालनवाद में भी और बेरूबारी मामला में भी यह कहा गया कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामला में इसको उलट दिया गया, अर्थात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह कहा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा वह मूल ढांचे, उसके तहत मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस तरह से गोपालनवाद और बेरूबारी मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, और केशवानंद भारती मामला में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, स्वीकार कर लिया गया। और LIC मामला में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया गया। इसको LIC मामले में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया गया। इस तरह से ये चारों वाद में ये दोनों वाद एक समान है, इसका जो फैसला है। और यहाँ से टर्निंग लेता है केशवानंद भारती मामला से कि इसको संविधान का अंग स्वीकार कर लिया जाता है प्रस्तावना को, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, अर्थात यह संविधान का अंग है, यह स्पष्ट कर दिया गया केशवानंद भारती मामला के द्वारा। और यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में जो मूल ढांचे संबंधित शब्द है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। LIC मामला में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया गया। इस तरह से हम लोग प्रस्तावना को देखें और बहुत ही सिंपल वे में देखें, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है तो स्वाभाविक है कि प्रस्तावना उसका पार्ट था, यह भी लागू हो गया। तो इस तरह से आप प्रस्तावना में आपको जो पढ़ना है सिर्फ इतना ही 8-9 बिंदु पढ़ना है। प्रस्तावना का प्रस्ताव कब लाया गया, किसने प्रस्तुत किया? तो नेहरू जी ने प्रस्तुत किए थे। प्रस्तावना की प्रेरणा का स्रोत है, प्रस्तावना किस संविधान से प्रभावित होकर लिया गया, प्रस्तावना के संबंध में प्रावधान किया गया, विदेश के किस संविधान से प्रेरित होकर के प्रस्तावना को स्वीकार किया गया या प्रस्तावना का उपबंध किया गया, प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। तो हम लोग देखें कि अमेरिकी संविधान से हम भारत के लोग जैसे शब्द को लिया गया, और फिर जो न्यायिक आदर्श है वो रूस के संविधान से लिया गया था।
प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती मामला में स्पष्ट कर दिया गया। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया और इसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। राष्ट्रीय एकता के स्थान पर अखंडता शब्द को लाया गया था। फिर इस शब्द को हम लोग समझ चुके हैं। फिर ये चारों जो वाद है उसके संबंध में हम लोग पढ़ लिए हैं। इस तरह से ये प्रस्तावना में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इससे अधिक अभी तक इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है पीटी के लिए। आपको पीटी में इतना पढ़ लेते हैं तो आप 90 से 95% तक क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना प्रस्तावना में पढ़ना था, लेकिन अभी तक अब हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा चुका है। इसमें बहुत बार बीपीएससी में संविधान के स्रोत के बारे में पूछा जा चुका है, यह भी पूछा जा चुका है यूपीएससी बीपीएससी में। यहाँ से भी पूछा जा चुका है कब संशोधन किया गया, उसमें कौन कौन से शब्द शामिल है, अर्थात समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। यह बहुत बार पूछा जा चुका है यूपीएससी बीपीएससी में। यूपीएससी बीपीएससी में आपका ये शब्द भी पूछा जा, इसका मीनिंग पूछा जा चुका है, फिर इसका पूछा जा चुका है, इसका पूछा जा चुका है, मतलब बहुत बार पूछा हुआ है कि हम भारत के लोग का मीनिंग क्या होता है। फिर समाजवादी शब्द का क्या मीनिंग है, गणराज्य शब्द का क्या मीनिंग है। यह यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि नीचे के जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछा गया। फिर आपका ये अभी बीपीएससी में नहीं पूछा गया है और यूपीएससी में भी आपको उम्मीद लगता है कि यह पूछा हुआ नहीं है। जहां तक क्वेश्चन बनने की बात है तो जैसे एसएससी है, रेलवे है और अन्य एग्जाम, बिहार दरोगा है, इस सब में जो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यहां से पूछ सकता है। मतलब सिंपल पूछेगा, मतलब सभी एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। तो रेलवे, दरोगा है, एसएससी है, उसमें संविधान में संशोधन कब किया गया ये सब पूछ सकता है। हम भारत के लोग जनरली पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है बीपीएससी, यूपीएससी में पूछा हुआ है। फिर गणराज्य का मीनिंग पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है आपको है। लेकिन बीपीएससी में आपको जो भी आप देख रहे हैं इस सभी का तैयारी कीजिएगा। साथ ही साथ यूपीएससी में भी आपको होल एंड सोल तैयारी करके जाना पड़ेगा। वो मतलब बृहद रूप से किसी भी पोर्शन को लेकर के उससे डिटेल में पूछता है। वहां पर कोई शॉर्टकट आंसर नहीं पूछेगा आपसे। वहां पर कोई भी टॉपिक ले लेगा, कोई भी पॉइंट ले लेगा, आपको यहाँ से जो 8-9 पॉइंट पढ़ रहे हैं आप है, तो वहां कोई एक रख करके उससे संबंधित सारा चीज पूछ लेगा। तो उसमें बृहद रूप से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी यूपीएससी में भी यदि सब कुछ दे करके जाते हैं तो आपको 90 से 95% यूपीएससी में आप क्वेश्चन सोल्व भी से कर सकते हैं और बीपीएससी में आप आराम से इसे 99%, 95 से 99% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं और जो भी उसके नीचे एग्जाम है 100% सोल्व कर सकते हैं आप। अब यूपीएससी में क्या करेगा, जैसे गोपालन बाद में आपका क्या उसमें दिया गया प्रस्तावना के संबंध में, बेरोजगारी मामले में क्या दिया गया, केशवानंद भारती मामले में क्या है, एलआईसी मामला में क्या है। इसमें क्या करेगा, आपको कोई एक बात यदि पूछना होगा तो डिटेल में पूछना होगा तो गोपालन बाद रख देगा। उसमें उससे प्रस्तावना से संबंधित जो भी बातें कही गई है इस बार में कोर्ट के द्वारा, वो सारा चीज़ आपसे पूछ लेगा। और इसमें कोई भी चीज़ यदि नहीं जान रहे हैं तो वहाँ पर आप नहीं बना पाएंगे। जैसे गोपालन बाद में आपका है कि संविधान का अंग नहीं है, कानून के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है, प्रस्तावना शक्ति के स्रोत नहीं है, ये 3 बात गोपालन बाद में कहा गया। बेरोजगारी मामला में यह कहा गया कि मार्ग प्रदर्शक है लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती मामला में कहा गया यह संविधान का अंग है।
इसे 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करके। तो इस तरह से यह इस तरह से पूछा जाएगा यूपीएससी में। आपको यूपीएससी में भी फिर पूछा गया है कि क्रमिक रूप से, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज, जो शब्द है हम भारत के लोग इसका मीनिंग बार बार पूछा हुआ है, यूपीएससी हो या बीपीएससी में हो। लेकिन यूपीएससी में आपका और बीपीएससी में भी इसका क्रम पूछा है कि क्रमिक रूप से कौन सा शब्द अरेंज है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज, इस तरह से आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें से बहुत बार जो पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें चर्चा कर दिए हैं और बतला भी दिए हैं। और आप प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है तो सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप बना सकते हैं। और भविष्य में भी आप यदि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप जाकर के आराम से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। इस तरह से प्रस्तावना में इतना बिंदुए पढ़ना था आपको, तो हम लोग 2 पार्ट में पढ़ लिए कि प्रस्तावना में क्या क्या है वो पढ़े, फिर दूसरा बार में पढ़े कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके संबंध में पढ़े। इस तरह से प्रस्तावना में इतना पढ़ना आपको है। और उम्मीद है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा जिनको देना है या कोई भी एग्जाम देना हो, तो इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को आप देखेंगे, यदि इससे पूछेगा तो इसी के दायरे के अंदर में रहेगा। हाँ, यूपीएससी का थोड़ा सा दायरा अधिक होता है तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बाकी जो भी एग्जाम है चाहे बीपीएससी हो, अन्य एग्जाम है, ये काफ़ी है आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस तरह से प्रस्तावना में हम लोग होल एंड सोल इस टॉपिक के देखे हैं और इसको आप बार बार देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने के आपको जरूरत नहीं है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के। निकाल दे।